गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर। लास्ट लेक्चर में जो हमने सर्कुलर क्यू पढ़ा था उसका असाइनमेंट ये है कि आपको सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करना है। जो लॉजिक हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में उसको अब आप कोड में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोगों ने स्टैक पढ़ लिया, हम लोगों ने क्यू पढ़ लिया, अरेज पढ़ लिया और सर्कुलर क्यू पढ़ लिया एंड वी हैव सीन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कंसेप्ट बाय यूजिंग एन अरे। ठीक है, तो अरे का एक डिसएडवांटेज होता है, अरे का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें लिमिटेड साइज होती है। जो हम साइज उसका डिफाइन कर देंगे वही साइज उसकी रहने वाली है, वो कभी चेंज हो नहीं सकती है। फाइन, सो दैट विल बी अ कांस्टेंट। दूसरा जो सेकंड ड्रॉबैक विद एन अरे इज दैट इट इट हैज अ कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन। कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि एक के बाद एक। So I hope that you have studied the structure in your C language class in your first year. But again, I want to recap all those concepts so that you can easily implement the linked list and all these concepts stack and queue and circular queue by using linked list also. So first of all, we'll have a recap of a structure. So what do you mean by structure? Structure is a user-defined data type in C and C++. It can store multiple data types. It overcome the drawback of an array. Fine. तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर एक तरह का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे कि हम एक इंट ए लिखते हैं ऐसे हम स्ट्रक्ट पी लिखते हैं, बस और कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इंट ए का मतलब ये है कि एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है और ये एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। स्ट्रक्ट पी क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, इसको मैंने किया है डिफाइन। तो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं किस तरह का डेटा टाइप ले रहा हूँ, मैं हो सकता है उसको इंटीजर टाइप का ले रहा हूँ, मैं हो सकता है उसको फ्लोट टाइप का ले रहा हूँ, मैं हो सकता है उसको कैरेक्टर टाइप का ले रहा हूँ, या मैं हो सकता है इन तीनों का मिक्सचर भी ले रहा हूँ। तो इन तीनों के तीनों मिक्सचर को भी मैं एक साथ रैप अप करके एक तरह का एक रैपर डेटा टाइप होता है, मैं उसका एक रैपर बना दूंगा जो कि एक इंटीजर की तरह भी काम करेगा, फ्लोट की तरह भी काम करेगा और कैरेक्टर की तरह भी काम करेगा। क्योंकि जो यूजुअली रियल टाइम डेटा होता है वो इंटीजर फॉर्म में भी आता है, फ्लोट फॉर्म में भी आता है और कैरेक्टर की फॉर्म में भी आता है, स्ट्रिंग्स की फॉर्म में भी आता है। तो ये जो मेरा ऊपर वाले जो थे ये मेरा फ्रूटफुल आउटकम नहीं दे रहे थे, इसीलिए यूजर डेटा टाइप एक आया है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। नाउ हाउ टू क्रिएट द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल सा है, इसका स्ट्रक्ट सिंटेक्स होता है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट नेम ले लूंगा, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिया है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे मैंने लिखा है नेम लिया है, स्ट्रीट लिया है, सिटी लिया है, स्टेट लिया है, ये अरे है, स्ट्रिंग है और एक मैंने इंटीजर पिन लिया है। तो जैसे ही मैंने एक तरह का एक रैपर फंक्शन बना दिया, एक रैपर सॉरी डेटा टाइप बना दिया, उसका नाम लिख दिया मैंने ए। अब ए क्या होगा, मेरा नेम की तरह भी काम करेगा, ए मेरा स्ट्रीट की तरह भी काम करेगा जो कि स्ट्रिंग है, ए मेरा सिटी की तरह भी काम करेगा, ए मेरा स्टेट की तरह भी काम करेगा और ए मेरा पिन की तरह भी काम करेगा। So here we are creating the structure with the name of address which includes the elements, character and integer data types. It can't be possible in the case an array because it stores the element of same data type. तो अरे का क्या था, ये अरे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि वो स्टोर सिर्फ सेम डेटा टाइप को करता है, जबकि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसी भी तरह के डेटा टाइप को करते हैं, मतलब हर तरह का डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे साइज कितनी हो गई, 1 + 1 + 1 + 4 = 8 बाइट्स। फाइन, इसी तरीके से एक यूनियन भी होता है। सो दैट विल बी योर असाइनमेंट के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द यूनियन। दोनों का सिंटेक्स बिल्कुल सेम होता है लेकिन एक डिफरेंस होता है which will differentiate the structure and the union. So you have to tell me in the assignment and you have to tell me in the comment section what is the difference between the structure and the union. So there are three ways to declare the structure. First case है struct point लिख दूंगा मैं, यहाँ पे int x लिख दिया, int y लिख दिया, p लिख दिया। Here p is the structure variable, इसका नाम है p। अब मैं इसके अंदर क्या होता है, दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं स्टूडेंट, एक तो होता है डॉट ऑपरेटर और एक होता है एरो ऑपरेटर। तो जब मैं कोई पॉइंटर्स को काम में नहीं ले रहा हूँ तो सिर्फ मेरे को डॉट ऑपरेटर काम करना है। तो अगर मैं जैसे ही मैं p डॉट एक्स लिख दूंगा, तो यहाँ पे आपने देखा है p डॉट एक्स लिख दिया मैंने, तो p डॉट एक्स का मतलब क्या हो गया कि मैं इंटीजर वैल्यू को एक्सेस करूंगा, तो यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे p डॉट वाई लिख दूंगा तो मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8.9। तो जैसे ही मैंने इसका मतलब ये है कि अगर मैं p डॉट एक्स लिख रहा हूँ तो ये जो मेरा वेरिएबल है p वेरिएबल वो एक इंटीजर की तरह काम करेगा, और जब मैं इसको p डॉट वाई लिख रहा हूँ तो ये एक फ्लोट वेरिएबल की तरह काम करेगा। दूसरा केस है कि मैं डायरेक्ट स्ट्रक्ट पॉइंट लिख के इंट एक्स और फ्लोट वाई लिख देता हूँ। थर्ड केस ये है कि मेरा मेन लिख के मैं स्ट्रक्ट पॉइंट p लिख देता हूँ। फाइन, सो ऑल दीज आर सेम थिंग, और इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकता हूँ। उसके बाद कहते हैं अब इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देखते हैं। हम स्ट्रक्चर को उसके अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ।
एक नॉर्मल दिमाग ये कहता है कि मैं स्ट्रक्ट पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पे int x इक्वल्स टू 10 int y इक्वल्स टू 5.6 लिख देता हूँ. नो, दिस इज अ रॉन्ग मेथड. वी कांट इनिशियलाइज द वेरिएबल हियर. हम स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको इनिशियलाइज हम किस में करेंगे? मेन फंक्शन के अंदर करेंगे. फाइन. सो राइट मेथड क्या है मेरा? स्ट्रक्ट पॉइंट. यहाँ पे तो मैंने इनको डिक्लेयर कर दिया, और जो उसको डिफाइन कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, और इनिशियलाइज जो मैं करूंगा वो इनिशियलाइज कहाँ पे करूंगा? मैं उसको इनसाइड द मेन फंक्शन. तो यहाँ पे आपने देखा मैंने int x लिख दिया, फ्लोट y लिख दिया, p मैंने वेरिएबल बना दिया. अब मैं क्या कर रहा हूँ? p.x का मतलब क्या हो गया? इसकी वैल्यू इंटीजर होने वाली है, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया, और p.y को मैं 3.4 लिखूंगा. तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स को, कभी भी स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को उसके स्ट्रक्चर के अंदर ही नहीं डिक्लेयर करते, इनिशियलाइज नहीं करते. देखिए इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ. डेफिनेशन और डिक्लेरेशन एक तरह से सेम थिंग है, ठीक है. चाहे मैं डिक्लेयर करूं या मैं उसको डिक्लेयर करता हूं, वो एक अलग चीज है, और डिफाइन में करता हूं या इनिशियलाइज में करता हूं, वो एक अलग चीज है. तो डिफाइन और इनिशियलाइज करना वन ऑफ द सेम थिंग है. यहाँ पे मैं इसको डिफाइन भी कर रहा हूँ और उसको इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ. फाइन. तो ये हमेशा जार्गन्स हैं सी लैंग्वेज के, जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं. नाउ हाउ टू एक्सेस द वेरिएबल इन द स्ट्रक्चर. अब किस तरीके से वेरिएबल्स को एक्सेस किया जाता है वो मैं बता देता हूँ आपको. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट पॉइंट int x फ्लोट y p1. अब मैंने यहाँ पे लिखा मेन फंक्शन, तो p1 डॉट x 10 हो गया, p1 डॉट y 7.8, p1 डॉट x 41, p1 डॉट y 4.1. प्रिंट x इक्वल्स टू %d%f p1 डॉट x p1 डॉट y. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 43 और 41. तो अब मैं अगर मेमोरी लेआउट की बात करूं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि अभी एक 43 और 4.1 ही क्यों आया, 10 और 7.8 क्यों नहीं आया, वो मैं आपको बताता हूँ. तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटीजर x लिखा है, यहाँ पे फ्लोट y लिखा, और यहाँ पे मैंने स्ट्रक्ट पॉइंट लिखा है, तो ये एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गया p1. अब p1 डॉट x में सबसे पहले मैंने क्या इनिशियलाइज किया? उसको वैल्यू दे दी मैंने 10, ठीक है. उसके बाद p1 डॉट y को मैंने दे दिया 7.8. लेकिन जब मैंने केस 2 दोबारा किया, तो मैंने p1 डॉट x को दिया 43, p1 डॉट y को दिया मैंने 4.1. इससे क्या हुआ? जो मेरी जो प्रीवियस वैल्यू थी वो हट गई यहाँ से, क्योंकि मेरे पास बॉक्स तो एक ही है. ये बॉक्स एक ही है जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, ये बॉक्स एक ही है जिसमें फ्लोट वैल्यू को स्टोर करेगा. तो उसमें या तो एक ही इंटीजर वैल्यू आ सकती है या एक ही फ्लोट वैल्यू आ सकती है. तो वो कौन सी आएगी? वो आएगी जो सबसे लास्ट में हुई है. तो सबसे लास्ट में कौन सा हुआ है? 43 और 4.1. ये लोकल वेरिएबल्स होते हैं. अगर इसके अंदर मैं एक और करली ब्रेसेस लगा देता हूँ, तो सबसे पहले लोकल वेरिएबल रिजॉल्व होता है, फिर बाहर का वेरिएबल रिजॉल्व होता है. तो मैं जैसे p1 डॉट x और p1 डॉट y को रिटर्न कर रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिखता था पहले? x और y, और यहाँ पे इंटीजर x इंटीजर y लिखता था. लेकिन अब चूंकि मैंने p1 को एक वेरिएबल बना दिया है, तो p1 स्ट्रक्चर वेरिएबल है जो कि इंटीजर की तरह भी बिहेव कर रहा है और वो फ्लोट की तरह भी बिहेव कर रहा है. तो वो क्या रिटर्न करेगा? 43 और 4.1. सो दैट विल बी द केस. तो मेरे पास जो लेटेस्ट वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? अब 43 और 4.1. सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, इसको बिल्कुल एक नॉर्मल डेटा टाइप की तरह सोचो. अगर उसको बिल्कुल नॉर्मल डेटा टाइप की तरह सोचोगे तो आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. सिर्फ हमेशा दो चीजें याद रखनी है. अगर मैं पॉइंटर्स को काम में नहीं ले रहा हूं तो मुझे डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करना है, और अगर मैं पॉइंटर्स को काम में ले रहा हूं तो मुझे एरो ऑपरेटर काम में लेना है. वो भी मैं आपको बताऊंगा एरो ऑपरेटर किस तरीके से काम में आते हैं. इसी तरीके से अरे ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है. तो मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्ट पॉइंट इंट x फ्लोट y. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे p(a)10. तो मैंने यहाँ पे लिखा p इक्वल्स टू a बिग ब्रैकेट 10. दैट मीन्स कि एक अरे है, अरे ऑफ स्ट्रक्चर है. तो मैं जब यहाँ पे a0 डॉट x लिख रहा हूँ, दैट मीन्स व्हाट? अभी नीचे मत देखो आप, सिर्फ इसी स्टेटमेंट को देखो. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a0 डॉट x इक्वल्स टू 23. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि जीरोथ पोजीशन पे डॉट एक्स का मतलब इंटीजर, तो इंटीजर वैल्यू जीरोथ पोजीशन पे क्या होनी चाहिए? 23 होनी चाहिए. तो इसी तरीके से क्या होता है? अरे का जो बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस क्या होता है? 0 होता है. वहां पे सबसे पहले वैल्यू कौन सी स्टोर हो जाएगी? 23 हो जाएगी. अब चूंकि x क्या है मेरा? x यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ली है. अब मैं a0 डॉट y लिख रहा हूँ, तो क्या आ रहा है यहाँ पे? 3.4. ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? y, और y क्या है मेरा? फ्लोट है.
तो दैट मीन्स व्हाट कि बेस एड्रेस पे 0th एड्रेस पे मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी, अब 3.4, तो बिल्कुल सही है ये। अब जब मैं इसको प्रिंट एफ करूंगा तो किस तरीके से कराऊंगा, %d%f a0.x a0.y। पहले मैं क्या कराता था, a0 कराता था खाली, तो a0 से हो जाता था, लेकिन अब मेरे पास इंटीजर भी और फ्लोट भी है, तो a0.x तो मेरे को इंटीजर रिटर्न करेगा और a0.y मेरे को क्या करेगा, फ्लोट रिटर्न करेगा। तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 23 एंड 3.4। तो ये आपने देखा यहाँ पे मेमोरी लेआउट, ये मेमोरी लेआउट है, तो 4, और अगर मैं 10 एलिमेंट्स ले रहा हूँ तो 40 इसके हो गए, 40 इसके हो गए, तो टोटल 80 बाइट्स आ गए। फाइन, बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर वी कैन एक्सेस एन अरे। तो यहाँ पे भी मैंने कोई किसी भी तरह का कोई एरो ऑपरेटर को काम में नहीं लिया है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर पॉइंटर की, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, लिंक लिस्ट हम जब पढ़ेंगे तब भी हम इसी को देखेंगे, पॉइंटर्स को ही देखेंगे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। अभी इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर पॉइंटर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वही इंट एक्स लिया, फ्लोट वाई लिया। यहाँ पे एक नई चीज ले ली है मैंने, स्ट्रक्चर पॉइंटर स्ट्रक्ट पॉइंट स्ट्रिक्ट p1। तो मैंने स्ट्रक्चर पॉइंटर ले लिया है, मतलब इसका खुद का एक पॉइंटर ले लिया है। तो पॉइंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, पॉइंटर पॉइंट करता है उस एड्रेस को जिसकी वैल्यू को वो रिटर्न करेगा। और फिर मैंने इसका एक रैपर डेटा टाइप बना दिया p, जो किस तरीके से काम करेगा, इंटीजर x की तरह भी काम करेगा, फ्लोट y की तरह काम भी करेगा, और क्या करेगा, p1 जो मेरा पॉइंटर है उसकी तरह भी काम करेगा। अब कैसे करेगा वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही कर दिया, p1.x 41 ले लिया, p.y 9.8 ले लिया। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरा स्टेटमेंट है, p1 इक्वल्स टू m%p। p1 इक्वल्स टू m%p का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा एड्रेस है p का, वो किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंट p1 को। तो एड्रेस लेट सपोज मेरा 41 का 1024 है और 9.8 का 3024 है, तो ये इन दोनों एड्रेस लोकेशन को क्या करने लग जाएगा, पॉइंट करने लग जाएगा। तो जब मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो इसका प्रिंट एफ स्टेटमेंट कैसे लिखूंगा मैं, p2 एरो ऑपरेटर x, p2 एरो ऑपरेटर y। इससे क्या हो गया, ये एरो ऑपरेटर पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है, और पॉइंटर ये ऑपरेटर ये बताता है कि ये जिस एड्रेस को मेरे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। फाइन, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे p1 लिखना था, मैं अभी करेक्शन कर देता हूँ। सो दैट विल बी p1 एरो ऑपरेटर x, p1 एरो ऑपरेटर y, सो दैट विल बी द रिटर्न द वैल्यू स्टोर्ड एट दिस एड्रेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको इससे ऊपर वाली स्लाइड में बताया था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैंने p1.x और p1.y लिख रहा था, लेकिन अब इस केस में मैं क्या लिखने लगा, p1 एरो ऑपरेटर x, p1 एरो ऑपरेटर y। तो एरो ऑपरेटर मेरे को कब काम में लेना है, जब मैं पॉइंटर्स को काम में ले रहा हूँ। तो अब मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 41 एंड 9.8। तो p1 इज द स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल विच पॉइंट्स द एड्रेस ऑफ x एंड y विच आर 1024 and 3024 respectively. Normally asterisk will return the value of the address pointer by the pointer, but in the case of structure the value will return by using arrow operator. ठीक है, तो स्ट्रक्चर के केस में हम एरो ऑपरेटर को यूज करके वैल्यू को रिटर्न करेंगे, और इस तरीके से हम एरो ऑपरेटर्स को और पॉइंटर्स को काम में लेंगे। तो जब भी हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रक्चर पॉइंटर बहुत जरूरी काम में आता है, स्ट्रक्चर का कंसेप्ट बहुत काम में आता है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया कि अरे के अंदर बहुत डिसएडवांटेज थे। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि इट स्टोर्स द वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर ही लाना है, फ्लोट होगा तो फ्लोट ही है, बट स्ट्रक्चर के अंदर हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, जिस भी तरह का हम चाहें उस तरह के वेरिएबल्स को, डेटा टाइप्स को ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और जब हम उसके आगे एक वेरिएबल लगा देते हैं तो वो वेरिएबल एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बन जाता है, जो कि इंटीजर की तरह भी बिहेव करेगा, फ्लोट की तरह भी बिहेव करेगा, कैरेक्टर की तरह भी बिहेव करेगा। डॉट ऑपरेटर काम में आता है जब हम कोई पॉइंटर्स काम में नहीं ले रहे, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे p.x लिखा है तो 41 हो गया, p.y 9.8 हो गया। लेकिन जब मैं पॉइंटर्स काम में ले रहा हूँ तो मैंने आपने यहाँ पे देखा है कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, एड्रेस को p1 पॉइंटर पे पॉइंट करा दिया है। दैट मीन्स कि जो मेरा p का एड्रेस है वो p1 पे स्टोर हो गया है, और मैं एरो ऑपरेटर के थ्रू इसको जो वैल्यू है उसको रिटर्न करा सकूँ। सो बाय दिस आई एंड द लेक्चर स्टूडेंट्स. So I hope you understand the concept of pointers and structures, and you know the concept of the structure now. So my suggestion to you all is that you go through all the exercise of the structure,
exercise करो, practice करो, and in the next lecture we will see the linked list. Thank you.